नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, यह हमारी सीरीज चल रही है। केवल 30 डेज में हम आपको पूरी हिंदी वर्णमाला सिखाने वाले हैं। केवल 30 दिन का हमारा ये कोर्स होगा और फ्री में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराए हैं। इससे संबंधित हमने विस्तृत से लेकर के इनके संपूर्ण प्रश्नोत्तर भी आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक तैयार कराने वाले हैं, क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला जो है या हिंदी के जो टॉपिक है अमूमन हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज का हमारा हिंदी ग्रामर का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम संपूर्ण हिंदी वर्णमाला ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो है, पहले हम विस्तृत रूप से बताएंगे, उसके दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो होगा उसके अंदर के जितने भी एमसीक्यू होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप बिना स्किप करे इसको देखिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है संपूर्ण हिंदी वर्णमाला। अब इतना तो आपने बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि हिंदी वर्णमाला क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण अक्षर होते हैं, तो हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। सामान्यतः हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण या अक्षर होते हैं, जिनमें से 11 स्वर 35 व्यंजन होते हैं। परंतु लेखन के आधार पर कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसको हम विस्तृत रूप से इस चार्ट के माध्यम से हम इसको जानेंगे। इसमें दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला स्वरों की संख्या क्या है। ये अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ। तो ये जो मूल स्वर जो माने जाते हैं, रस स्वर जो माने जाते हैं, ये आ ई उ और री, ये मूल स्वर भी माने जाते हैं, रस स्वर भी माने जाते हैं। और दीर्घ स्वरों की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, ये 7 जो वर्ण है ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं। और ये क्या है, दीर्घ स्वर। तो पुल्ल स्वर भी होते हैं, जैसे ओम हो गया। तो इसमें क्या है, रस और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय जिसको बोलने में लगता है वो पुल्ल स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो जो है अंग और आह, ये क्या है। तो अंग है अनुस्वार और आह है विसर्ग। यानी अनुस्वार यानी रेखा के ऊपर अंग की बिंदु के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। और ये आ के आगे, मात्रा के आगे जो है ये विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। इनको अयोग्यवाह वर्ण भी कहलाते हैं। अयोग्यवाह वर्ण कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं, अंग और आह, क्योंकि ये न स्वरों में गिने जाते हैं न व्यंजनों में गिने जाते हैं, इसलिए इनको अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये स्वर से संबंधित आपका डाउट क्लियर हो गया। स्वर जो है कुल मिलाकर के हिंदी में 11 होते हैं और उसमें से 4 मूल स्वर होते हैं और 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। पुल्लित स्वर वो होते हैं जो जिनको बोलते समय तिगुना समय लगता है, जैसे ओम की ध्वनि होती है, इसको लंबे उच्चारण के साथ बोला जाता है। 2 अयोग्यवाह वर्ण होते हैं, अंग और आ। अब चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजनों का वर्गीकरण जो है 3 आधार पर किया जाता है, 4 आधार पर किया जाता है और ये कुल मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या करें, का खा गा गा गा, इसको कवर्ग कहा जाता है। चाचा जा या चवर्ग, टाठा डाडा अणा तवर्ग, ताथा दादा ना पवर्ग, पापा पापा मा पवर्ग। तो ये कुल मिलाकर के 5 वर्ग है और पांचों में 5-5 वर्ण होने के अनुसार ये 25 इनकी संख्या होती है। यानी इनकी संख्या कितनी होगी, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। और ये जो है ये ण ड़ा जो है ये उद्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। यानी ये कहीं कहीं पर प्रयोग होते हैं, अन्यथा जैसे पढ़ाई में ये वाला रा जो है प्रयोग होता है। ठीक है, लड़की में ये वाला रा प्रयोग होता है। तो कहीं कहीं ये वर्ण प्रयोग होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं।
तो कुल मिलाकर के हम इसको विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। अब करते हैं अंतस व्यंजन की बात। तो अंतस व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। इसको यण भी कहा जाता है संस्कृत भाषा में। यण प्रत्याहार जो है या, रा, ला, वा कहते हैं। तो ये अंतस व्यंजन कहलाते हैं। अंतस का मतलब होता है अंतःकरण से इनकी आवाज निकलती है, यानी हृदय से इन वर्णों को बोलते समय जो है हृदय की गहराइयों से जो है इन वर्णों का उच्चारण होता है। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है, ऊष्म क्या है? तत्सम शब्द है। ऊष्म का अर्थ होता है, यानी संस्कृत का शब्द है, ऊष्म का अर्थ होता है हिंदी अर्थ गर्म। यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से गर्म भाप निकलती है, गर्म सांस निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बात करते हैं संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर जो है 3 होते हैं, अक्ष, त्रा, ज्ञा। और स्रा जो है ये मिश्रित स्वर में आता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये स्रा जो है ये मिश्रित स्वर में आता है। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 वर्णों का जोड़ा। जैसा अक्षा बना हुआ है का और सा मिलाकर बना हुआ है, त्रा बना हुआ है ता और रा को मिलाकर बना है, ज्ञा है जा और या को मिलकर बना है, स्रा है सा और रा को मिलकर बना है। अब इसी में आगे बात करते हैं। अभी हम इसको शॉर्ट में जान रहे हैं, बाद में हम विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। आगत स्वर की बात करें। आगत स्वर जो है आ, ये आगत स्वर होता है। आगत व्यंजन की बात करें, आ के नीचे ये मात्रा होती है, बिंदु होता है। ये कई बार आता है कि आगत स्वर कौन से होते हैं? तो आगत जिनके नीचे, जिन अक्षरों यानी वर्णों के नीचे जो है स्वर हो या व्यंजन हो, उनके नीचे जो है ये बिंदु आकार होता है, वो आगत स्वर कहलाते हैं। मूल जो है ये 5 होते हैं। ठीक है, 5 का मतलब इस आ को छोड़ करके, क्योंकि ये मात्रा होती है और ये जो है व्यंजनों में आते हैं। कुल 6 होते हैं और मूल की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। नुक्ता यानी जो हमने कहा था उच्चित व्यंजन, ये होते हैं। तो ये हमने शॉर्ट रूप में इसको जाना। अब हम विस्तृत रूप से इसको जानने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें। अगर बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के प्रकार की, तो हिंदी वर्णमाला में इसके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे स्वर, स्वरों के प्रकार, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन, व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों का वर्गीकरण, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण किसे कहा जाता है? किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से जानने को मिलती है। जब हम जो बोलते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि यानी हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु आकार है, इसी के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करते हैं और सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर हम विचार और भावनाएं लिखना चाहे तो इन्हें ध्वनि को लिखने के लिए हमें चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। ध्वनि के इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। यानी जो मुख से निकलती वो ध्वनि होती है और जो हम लिखकर प्रयुक्त करते हैं वो चिन्ह होते हैं, यानी वर्ण जो है वो चिन्ह कहलाते हैं। भाषा के अंदर सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। वर्णों के समूह को अक्षर माना जाता है और सभी वर्णों या अक्षरों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णों को व्यवस्थित समूहों में रखने के लिए वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे आपकी परिभाषा, शॉर्ट अगर परिभाषा अगर हम बनाएंगे इसकी तो क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है, यानी जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। ये सबसे छोटी निचला स्तर हो गया, इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, हिंदी के वर्णमाला के प्रकार जान लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला की वो 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक, 2 भाग कौन से होते हैं? एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो आज हम सबसे पहले स्वर को जानेंगे। अगर स्वर की परिभाषा की बात करें, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं
वो स्वर वर्ण कहता है। यानी स्वर वर्ण जितने भी होते हैं वो बिना सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन वर्ण सहायता के बोले जाते हैं, अर्थात जिनमें कोई रुकावट बाधा उत्पन्न नहीं होती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों की संख्या यहाँ बताई गई है। तो ये अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, 11 स्वर माने जाते हैं और ये अंग और आ जो है ये अनुसार और विसर्ग माने जाते हैं, अनुनासिक माने जाते हैं। ठीक है, आया समझ में, याद रहेगा। बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 14 थी। अगर पहले की बात करें, क्योंकि इसमें हिंदी एक ऐसा साहित्य है तो इसमें धीरे धीरे इसका विकास होता रहा। जैसे जैसे विद्वान आए, जैसे जैसे मतानुसार उन्होंने उसको परिवर्तित करते गए। कुल मिलाकर के पहले जो स्वरों की संख्या होती थी वो 14 मानी जाती थी, यानी 14 वर्ण होते थे। धीरे धीरे उसको उसका वर्णन कम करके, उसका बोझ कम करके उसको 11 पे लाया गया है। यानी कुछ वर्ण ऐसे थे जो समझ नहीं आ पाते थे, उसको लिखना भी टफ होता था, इसलिए उनको सरलता से हमने हमारे जो विद्वान थे उन्होंने इसको 11 वर्ण कर दिया। यानी वो 14 वर्ण कौन से होते थे? अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, री और ली, री। ये वर्ण जो है ये 14 माने जाते हैं। इसको वोवेल्स कहते थे, यानी अवजों की संख्या 11 होती है। स्वर मात्रा की अगर बात मानते हैं तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ अपने आप में एक मात्रा होती है। बड़ा आ जो है इसकी मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ी ई की मात्रा ये है, ऊ की मात्रा ऐसा होता है, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये मात्राएं भी इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। यानी मात्रा के आधार पर जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। सॉरी 10 नहीं, 11। ठीक है, 11 होती है। अब स्वरों के प्रकार जान लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। यानी स्वर तो हमने कह लिया कि 11 प्रकार के स्वर होते हैं, लेकिन वो स्वरों भी बांटे गए हैं। तो स्वर भी बांटे गए हैं। कैसे बांटे गए हैं? तो सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, एक मात्रा वाले शब्द को जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री। सॉरी, ये री जो है ये ह्रस्व स्वर में ही आता है। ठीक है, ये री आ जाएगा यहाँ पर, यानी इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ये जो है ह्रस्व स्वर जो है ये मूल स्वर में आते हैं। टाइपिंग में गलती होगी। तो 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और यही मूल स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें, जिनके उच्चारण में एक मात्रा ह्रस्व स्वर से दूना समय यानी दुगना समय जिसमें लगता है, या द्विमात्रिक वाले वर्णों को दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी जिनको बोलते उच्चारण करते समय दुगना समय लगता है, किससे? ह्रस्व से। ये कुल मिलाकर 7 प्रकार के होते हैं। आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, औ। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसा हम बोलते हैं ये ह्रस्व स्वर है, कम समय लगता है, आ, ई, उ, री। और इसको बोलते समय दुगना उच्चारण हो रहा है, दुगना समय लग रहा है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। यानी इसमें दुगना समय लग रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय दीर्घ स्वर से ज्यादा यानी ह्रस्व और दीर्घ से ज्यादा लगता है, सामान्यतः उच्चारण की मात्रा में तिगुना समय लगता है, वो कहलाते हैं। जैसे बाप रे। ठीक है, संबोधन चिन्ह आ गया। ठीक है, संबोधन में ओम ध्वनि भी आएगी, ओम, तिगुना समय लगता है। रे मोहना, तो ये क्या है? संबोधन हो गया, ओम हो गया, इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, अर्थात ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। अयोग्यवाह वर्णों की बात भी हमने की थी ऊपर। यानी ये जो है ये अयोग्यवाह अंग और आ जो है
ये अयोग्य वाहक कहलाते हैं। इनको इनके उच्चारण में जो है ये ना स्वरों में गिने जाते हैं ना व्यंजनों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का फिर से वर्गीकरण किया गया, किस प्रकार से किया गया? हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, यानी जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, यानी जिह्वा किस तरीके से ऊंचाई उसकी हो रही है, क्योंकि स्वरों का वर्णन किसी भी वर्णमाला जो है हमारी जिह्वा पर आधारित होती है। हमारी जीभ जिस भाग को स्पर्श करती है अर्थात वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे विविर्त स्वर का आता है, कई बार आता है प्रश्न कि विविर्त स्वर कौन सा होता है? आ जो है ये विविर्त स्वर होता है। अर्ध विविर्त स्वर किसे कहते हैं? ए औ। अर्ध विविर्त का मतलब ए मतलब हमारा आ विविर्त स्वर का मतलब हो गया जिसमें हमारा मुंह पूरा खुलता है, यानी आ पूरा मुंह खुलता है। अर्ध विविर्त का मतलब इसमें हमारा मुंह थोड़ा सा खुलता है। ए आई औ थोड़ा सा मुंह इसमें खुलता है। अर्ध संवृत ए ओ बहुत कम खुलता है, और अर्ध संवृत ई उ मतलब इसमें नाक के बराबर हमारा मुंह खुलता है। तो ये क्या है? हमारे मुख के मुखाकृति के आधार पर भी हो गया। दूसरा है जो प्रश्न पूछे जाते बार बार, संवृत स्वर कौन से होते हैं? तो ई उ ये संवृत स्वर होते हैं। अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं? ए उ। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरे नंबर की बात करें, जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर, उत्थापित भाग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर ई, अग्र स्वर मतलब ऐसा लगता है हमारे जिह्वा के अग्रभाग से इसको बोला जाता है, यानी जिह्वा के अग्रभाग से चार वर्ण बोले जाते हैं, ई ए आई, ये अग्र स्वर हो गया। और मध्य स्वर क्या? आ, ये हमारे जिह्वा के बीच भाग से बोले जाते हैं। पश्च स्वर हो गया, ये हमारे जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है, आ उ ओ औ। तो कई बार पूछा जाता है मध्य स्वर कितने प्रकार के थे? एक प्रकार का होता है। पश्च स्वर जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, और अग्र स्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको भी याद कर लीजिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं अगर तीसरे नंबर पे ओष्ठ की स्थिति क्या आधार पर, यानी ओष्ठ की स्थिति, ओंठों की स्थिति क्या रहती है, उस आधार पर भी 3 प्रकार के स्वर होते हैं। प्रसृत स्वर ई, यानी हमारा मुंह जो है पीछे की तरफ जाता है, ई ए आई। प्रश्न पूछा जाता है प्रसृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। वर्तुलाकार हमारी मुखा की ओंठों की आकृति हो जाती है, उ ओ और वर्तुलाकार हमारा मुख होता है। अर्धवर्तुलाकार आ, ये अर्धवर्तुलाकार होता है। तो कुल मिलाकर के इनसे भी प्रश्न आता है, आप इनको भी नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप व्हाट्सएप और कमेंट में अपना नंबर दीजिए, हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। चौथे नंबर पर आता है जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, यानी हमारी जिह्वा की जो पेशियां हैं या मांसपेशियां हैं उसके आधार पर शिथिल कठोर अ इ उ आ, यानी हमारी जो जिह्वा की जो नसें हैं वो जिह्वा जो है वो शिथिल, यानी इसको हम हल्के रूप से बोल सकते हैं। कठोर का मतलब थोड़ी जिह्वा को जोर देना पड़ता है और ताकत लगानी पड़ती है इन स्वरों को। ठीक है, ये थे 4 प्रकार के बताए गए थे स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की उत्पादित भाग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पर। अब बात करते हैं अगर इसके व्यंजन वर्णों की। अभी हमने देखा था कवर्ग पवर्ग चवर्ग, ये नीचे काम आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हमने अभी यहाँ तो क्या कहा, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है। स्वर की परिभाषा क्या थी? जो मुक्त से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर वर्ण। और व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, अर्थात उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी बिना सहायता के बोले जाने वाले वर्ण जो है वो स्वर है, और जो
स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। जैसे का धन आ, ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से अन्य व्यंजन भी होंगे। तो प्रत्येक व्यंजन आ से मिलकर उच्चारित होता है, यानी उसमें आ जरूर लगा होगा, यानी आ होगा, किसी पे ओ होगा, स्वर वर्ण जरूर मिला होगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कोई भी व्यंजन बिना आ स्वर के उच्चारित नहीं होता है, यानी आ जो है इसकी कोई मात्रा नहीं, ये खुद ही एक मात्रा है। अब बात करें खड़ी पाई वाले, खड़ी पाई के साथ का ख ग घ च छ ज झ, यानी एक ही, अगर खड़ी पाई मतलब अब एक ही आधार पर हम इसको जानेंगे तो इतने वर्ण हो गए। बिना खड़ी पाई के साथ क्या है, ड़ छ ट ट ड र। ठीक है, अगर हम व्यंजन के प्रकारों की बात करते हैं, व्यंजन वर्णमाला में व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन जो 25 प्रकार के होते हैं, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ठीक है, ये 25 प्रकार के होते हैं। अंतस व्यंजन 4 होते हैं। अंतस व्यंजन कौन से हो गए, या रा ला वा, और ऊष्म व्यंजन जो है ये भी 4 होते हैं, अर्थात स श श ह, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती है, यानी हमारे हृदय से अंतःकरण से जिसकी आवाज आती है, किसी विशेष स्थान पर कंठ तालु मूधा दंता एवं ओष्ठ को स्पर्श करती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये क्या है, उच्चारण स्थान होते हैं इसके। ठीक है ना, इसको अभी नीचे बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं का खा गा गा गा, कवर चा छा जा जा या, कवर टा ठा डा डा ना, कवर टा ठा डा डा ना, पवर तवर्ग और पा फा बा बा मा पवर। ठीक है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 25 होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस व्यंजन की बात करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच स्वर एवं व्यंजन के मध्य स्थित हो, अंतः व्यंजन कहलाते हैं, यानी अंतःकरण से जिनकी आवाज निकलती है, या रा ला वा। ठीक है, बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से घर्षण कर रगड़ती हुई महसूस होती है, यानी गर्म भाप जिससे निकलते, संघर्ष व्यंजन भी ये कहलाते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। श श श। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। उच्चारण स्थान वर्ग के आधार पर हम इसको जानेंगे। कई बार पूछा जाता है कि का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। घा भी पूछ सकता है, तो इसके संस्कृत में श्लोक होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कवर्ग जो होता है और हा जो वर्ण है इसका कंठ उच्चारण स्थान होता है। तालव्य का क्या होगा, तालव्य हमारी जीव जो है, जीवा जिन वर्णों के उच्चारण में जहां स्पर्श होते हैं, यानी ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, यानी गले से हमारी आवाज आती है। तालव्य वर्ण का मतलब हमारी जीवा का अग्रभाग तालु पे स्पर्श होता है, चा वर्ण चवर्ग को बोलते समय, यानी चा छ जा झा, यानी हमारी जीवा का अग्रभाग जो है ऊपर तालु पे जो है स्पर्श हो रहा है। और या और सा ये जो है तालव्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धन्य वर्ण की बात करते हैं कि जिस जिस वर्णों के उच्चारण में हमारी जीवा जो है वो मुड़ती है, तो टवर्ग बोलते समय हमारी जीवा मुड़ जाती है। ट ठ ड ढ ण र श। ठीक है, इन वर्णों को कई बार क्या आता है कि मूर्धन्य वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो गए 7 प्रकार के। और तालव्य वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। और कंठ्य वर्ण 6 प्रकार के। ठीक है, बोले जाते हैं। अब दंत्य वर्ण की बात करते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ये भी 7 प्रकार के होते हैं। ता था दा ध न ला और सा, दंत्य 7। ठीक है, इसमें आ गया ये बात। ओष्ठ वर्ण की बात करते हैं, पवर्ग को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। पा फा बा भा मा, 5 वर्ण होते हैं। दंतोष्ठ की बात करते हैं, यानी दंतोष्ठ, अब यहाँ पे जरूर समझ लीजिएगा, ये वो वर्ण जहां जिन वर्णों को वो उच्चारण करते समय हमारे ओंठ आपस में मिलते हैं, यानी इसकी सरल ट्रिक की अगर बात करें हम आपको, तो जैसे माना आपको पूछा गया है कि ये वर्ण कहाँ, गा का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो उसको हल्की आवाज में बोलो गा गा। तो आप देखो कि ये आवाज कहां से निकल रही है। अगर हम बोले अना की बात करें, तो देखो कि जीवा की क्या स्थिति बनती है, अणा, तो देखा कि जीवा मुड़ रही है। धा, धा को बोलते समय उच्चारण हो रहा है दांतों पे। अगर आपको शुद्ध हिंदी पढ़नी है तो आपको इन उच्चारणों के अनुसार वर्णों का प्रयोग करना होगा, तभी शुद्ध हिंदी आ पाएगी। ठीक है, दंतोष का मतलब होता है दांतों और ओष्ठ
ये वा जो है ये इसका दो उच्चारण स्थान होता है, दंत भी होता है, ओष्ठ भी होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है दंत ओष्ठ क्या है, दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है, तो ये हो गया ये। और आता है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, यानी ये जो है, यानी अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, अनुनासिक वर्ण आ गए ये वर्ग का आखिरी अक्षर जो है अनुनासिक वर्ण होते हैं, यानी गा, या, ड़ा, ना और मा। ये जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। गा, या, ना, ना, मा अनुनासिक व्यंजन का मतलब होता है, अनुनासिक वर्ण का मतलब कि जो नाक से बोल जाता है, अनुनासिक जो बिना नाक की सहायता से नहीं बोले जाएंगे। यानी अगर हम इन वर्णों को बोलेंगे तो ये अगर नाक बंद कर दिया तो ये वर्ण नहीं बोले जाएंगे, इसलिए ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो हो गया व्यंजनों की। उत्सित व्यंजन जो है ईड़ा और ड़ा होता है। ठीक है, अब ये ऊपर हमने आपको बताया था। चलो ये व्यंजनों से संबंधित हो गया। अब हम बात करते हैं घोष वर्ण। ठीक है, घोष वर्ण की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे घोष वर्ण की बात करते हैं। कई बार पूछा जाता है घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण। ठीक है, तो वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन के आधार पर का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, क्या बोला, का, चा, टा, ता, पा प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन घोर अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रथम द्वितीय यानी ये हर वर्ग का पहला अक्षर, और ये द्वितीय वर्ण जो है ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रथम और द्वितीय जो है ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहा, प्रथम द्वितीय, यानी का, चा, टा, ता, पा और खा, छा, ठा, था, फा, यानी दो वर्ण जो है कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी होगी, 10। ये 10 वर्ण जो है अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगर बात करते हैं घोष वर्ण की, तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है ये घोष वर्ण कहलाता है। यानी गा, जा, डा, दा, बा और घा, झा, ढा, धा, भा और गा, या, ना, ना, मा, ये 15 जो है ये अब ये घोष वर्ण कहलाते हैं। कई बार पूछा जाता है, प्रश्न आता है ठा वर्ण कौन सा वर्ग में आता है, तो ये घोष वर्ग में आता है। ठा वर्ण घोष है या घोष है, ये अघोष वर्ण हो गया। और ना वर्ण कौन सा है, तो ये घोष वर्ण हो गया। अब इन्हीं में हम बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण भी इसी में होते हैं। महाप्राण की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण जो है महाप्राण होता है। ठीक है, क्या कहा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चौथा, ये जो है ये द्वितीय वर्ण जो है ये क्या आ गया आपका, अल्प प्राण आ गया। और चतुर्थ जो है ये भी अल्प प्राण हो गया। दो प्राण होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। दो घोष होते हैं, एक घोष और एक अघोष। तो प्रथम और चतुर्थ जो है ये अल्प प्राण है, और सॉरी अल्प प्राण है। और महाप्राण कौन सा हो जाएगा, महाप्राण आपका हो जाएगा, सॉरी ये महाप्राण हो गया द्वितीय चतुर्थ, और अल्प प्राण हो गया तृतीय पंचम। प्रथम, तृतीय, पंचम, ये जो है महाप्राण हो गया। इसमें हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको इसमें समझा देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये जो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है ये आ गया आपका, ये जो प्रथम, तृतीय और पंचम ये आ गया अल्पप्राण। द्वितीय चतुर्थ जो है ये आ जाता है आपका महाप्राण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमने जो है ये संपूर्ण वर्णमाला आपको विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं ये आपको आज पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। इसके बाद जो सेशन हमारा होगा उसमें हम वर्णमाला से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं।
जो अमूमन हर परीक्षा में पूछा जाता है, आप उनको भी रट लीजिए, याद कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।